हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम विज़न का टेस्ट नंबर 94709 टेस्ट का सॉल्व करने वाले हैं। यह टेस्ट होने वाला है राज्य व्यवस्था का, यानी कि पॉलिटी का टेस्ट होने वाला है। जिन किसी भाई को भी ये पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी विद हरीश नाम से टेलीग्राम चैनल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 1 आ चुका है। बाकी अदर जो पहले टेस्ट 8 टेस्ट किए और करवाए जा चुके हैं, जबकि 16 वीडियोज़ होंगी, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वो चेक कर सकते हैं। साथ ही में इकोनॉमी की कुछ कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं, वो भी देख सकते हो। साथ में वीडियो के जो नोट्स होते हैं वो भी मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करेंगे। बाकी के जो लोग अभी नए होंगे वो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ लोग वीडियो के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं कि उनके क्वेश्चन आंसर को अगर इस समय कर रहे हो तो साथ में कमेंट भी कर सकते हो। और देखो, एक तरीका और बता देता हूँ किस तरह से आपको टेस्ट देना है। अपने पास एक डायरी होगी, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा, ये आपने अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपने ए आंसर लगाया। अब देख लीजिए मैंने एक्सप्लेन किया ये सही है या गलत है, तो आप ऐसे करके अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए कि आपके कितने सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए 51 आपका गलत हुआ, तो क्यों गलत हुआ, रीज़न क्या हुआ, तो वो आप जिस दिन इस गैप को खत्म कर दोगे तो क्वेश्चन आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो, जिस तरह से ऐसे यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये नहीं पता है तो यहीं पर आप नोट कर लीजिए। आपके पास में बस छोटे छोटे सिनॉप्सिस रेडी हो जाएंगे, फिर इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और साथ ही में ये आपके सिनॉप्सिस रेडी हो जाएंगे। इनको रिवाइज करना इजी हो जाएगा। लगभग 10-15 पेज में आपके पास में टोटली 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो समझिए कि बहुत इजी से आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत जल्दी से, यानी कि आधे घंटे में 100 क्वेश्चंस रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा हुआ कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। इस तरह से लिख लो जिनको कन्फ्यूजन होता है। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है। देखिए, विधायिका जो है यहाँ पे होती है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन होती है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन सकते हो आप। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखेंगे हम, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, केंद्र और राज्य में यहाँ पे आर्टिकल 75, 74 और राज्य में आर्टिकल 163 और 164, तो ये इनमें क्या केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए व्यवस्था करता है। अब ये स्टेटमेंट इससे सही हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। और जब आपको पता है कि ये सही है तो आपका आंसर आ गया, आप एलिमिनेट कर लीजिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। लेकिन अभी हम समझेंगे आगे भी। तो सरकार, संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक उत्तरदायी सरकार की बात होती है, यानी कि कैबिनेट सरकार की बात होती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऐसा मॉडल कहाँ पे, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और भारत में ये मॉडल होता है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान और भारत में। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट करना भी आपको अगर आता है तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषताएं हैं, यानी कि राज्य की मूलभूत विशेषताएं। अब आप समझ लीजिए कि भारत के बारे में बात करिए कि भारत एक राज्य है। देखिए, आर्टिकल 12 में बताया गया है कि भारत राज्य के अंदर क्या परिभाषाएं आती है, पर लेकिन फिर भी ये हम इसको समझेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए, स्पष्ट रूप से एक निर्धारित क्षेत्र, भारत का एक निर्धारित क्षेत्र है। समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं, बिल्कुल मान्यताएं, सांस्कृतिक क्या मान्यताएं हैं भारत में, लेकिन समरूप की बात कर रहा है। अब कैसी बात करेगा कि क्या ये कहीं से आप लग रहा है संप्रभुता, हाँ बिल्कुल सही है, हम संप्रभु हैं, बिल्कुल। सरकार का एक रूप, सरकार का एक रूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे एक बात कर रहा है सरकार का निर्धारित क्षेत्र, यानी कि एक भूभाग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तीनों ये विशेषताएं हैं, लेकिन सरकार की सांस्कृतिक, समरूप सांस्कृतिक मान्यताओं का यहाँ पे कोई डायरेक्ट लेना देना यहाँ इनसे नहीं है, राज्य की मूलभूत विशेषताओं से। हाँ, एक विशेषता हो सकती है इसकी जगह अगर जनसंख्या होता, यानी कि वैसे मैं आपको बता दूँ टोटल 4 मानकों के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभु हो, देश की सुरक्षा करता हो, सरकार का एक स्वरूप होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन का आपको एलिमिनेट करना आता कि समरूप सांस्कृतिक मान्यताओं का कोई सीधा संबंध नहीं है, हम 2 को एलिमिनेट कर देते, तो आपका आंसर यहाँ देखिए 50-50 पे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एलिमिनेशन टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि 1 और 3 की बात कर रहा है कि 3 तो है, लेकिन 4 भी सरकार का एक स्वरूप होना चाहिए, तो 4 करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल
HAPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब HAPS के होता क्या है? HAPS हाई एल्टीट्यूड, एक तरह से आप समझ लीजिए ड्रोन है, ठीक है। ये इस तरह का प्लेन होता है और इसमें यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ऐसा एक ये प्लेन है, इसमें यहाँ पे इंजन लगे होते हैं और ये उड़ता रहता है। ये सैटेलाइट की तरह काम करता है। लाइक जो ड्रोन होते हैं ना, ये कौन सा होता है? अनमैन्ड होता है। यहाँ पे यानी कि अनमैन्ड होगा ये, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। अब हम बात करेंगे किस लिए काम आएगा। देखिए ये सर्वेलांस करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, मैपिंग के लिए किया जाएगा। अब इसके ऊपर ये कैसे, जब आसमान में ऊपर उड़ेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे इस पर सोलर पैनल लगे होते हैं, बहुत सारे सोलर पैनल लगे होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए इसे आसमान में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो कब तक इस काम करेगा? इसे डीजल या फ्यूल लेने के लिए नीचे आना होगा, इसलिए इस पर लगा दिए ऊपर सोलर पैनल, बैटरी से ऑपरेट होकर चलता रहता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से काम करेगा ये। कैसा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिमिलर होता है ड्रोन के। कहाँ पे फ्लाई करता है? ये फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? अब इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए सैटेलाइट जो होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, अब सैटेलाइट यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो सैटेलाइट का एक फिक्स पाथ होता है, यानी कि वो फिक्स ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन ये है प्लेन के जैसा है, तो इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मन किया ऐसे इधर मूव कर दिया, हमारा मन किया ऐसे ऐसे मूव कर दिया, यानी कि जिस जगह पे हमें भेजना है उस जगह से हम इसे भेज सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसे कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि सैटेलाइट होता है वो एक फिक्स पाथ पे चलता है, लेकिन ये फिक्स पाथ की जरूरत नहीं है, मूव कर सकते हैं हम डिफरेंट लोकेशंस पे इसको। यह है अभी क्या हुआ है कि नेशनल जो एरोस्पेस लैब है, यानी कि NAL, नेशनल एरोस्पेस ने इसका फर्स्ट टेस्ट कर दिया है इंडिया का। और ये क्या है? ये NAL CSIR के अंडर काम करती है, यानी कि CSIR के अंतर्गत काम करती है NAL। इसने फर्स्ट टेस्ट इसका कर लिया है कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखिए अब सौर ऊर्जा से संचालित सूर्य सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। यह कई महीनों तक वायु में रह सकता है, बिल्कुल सही है। यह भारत को सीमा निगरानी में सहायता कर सकता है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क भी प्रदान कर सकता है। अब आप देखिए कि सैटेलाइट है यार, कर ही सकता है ना निगरानी वगैरह का काम, तो इसका ऐसे सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे पूछा हुआ है, केंद्र सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई बनता है तो उसके पंजीकरण को रद्द कैसे किया जा सकता है? देखिए कुछ कंडीशन है, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर, अब मान लीजिए उसने पंजीकरण लिया है 2020 में, अगर 2025 के अंतर्गत वो 2 साल तक, 2 वर्ष से अधिक का कारावास में सजा हो गई हो उसे, इसके बीच में उसे सजा हो जाती है 2 साल प्लस की, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। OCI कार्ड धारक विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, लेकिन वह ऐसे विवाह के अस्तित्व में होने के कारण उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, तो बिल्कुल सही है, ये भी इलीगल है, तो इस कंडीशन में भी उसका कार्ड को पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भी उसके, जैसे कि मान लीजिए वॉर हो रहा है और वो किसी जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर हो रहा है उसी के साथ में वो ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से भी ऐसा किया जा सकता है। तो इसके आंसर होने वाला है तीनों, सभी तीनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बहुआयामी गरीबी की बात करें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी। अब यहाँ पे जिनके देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके बारे में चीज़ें हैं, ठीक है, हम समझते हैं पहले। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा UNDP के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। अब आप समझिए कि हाँ, आपने सुना होगा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को UNDP निकालता है, प्लस साथ में इसमें दो OPHI, ठीक है, ये 2 संस्थाएं हैं, इसको मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी निकालती हैं। अब ये कहते हैं 10 इंडिकेटर्स को यूज़ करिए, 10 मानक होते हैं इसमें, वो एक्सप्लेन करूँगा अभी मैं आगे। गरीबी में कमी की प्रगति निगरानी के लिए सूचकांक प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रति वर्ष ही इसको प्रकाशित किया जाता है, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा। एक भी गलत होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय की बात कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय में कौन निकालता है? नीति आयोग भारत में निकालता है, आप लोगों को पता होगा। तो एक भी यहाँ पे गलत होगा, 2 भी गलत हुआ। MPI की वैश्विक मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित है, ये भी गलत है। भारत में 2 एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 12 यूज़ करते हैं हम। नवीनतम MPI रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीब का सर्वाधिक स्तर बिहार में है, ठीक है, पहले बिहार है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, तो ये बिल्कुल सही होने वाला। तो आंसर आ गया A। अब हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को, MPI को समझ लेते हैं। अब इसमें क्या कौन निकालता है, मैंने आपको बता दिया, UNDP निकालता है और साथ में OPHI निकालता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से 10 इंडिकेटर यूज होंगे? 10 इंडिकेटर में कौन कौन से होने वाले हैं? स्वास्थ्य यूज होगा, शिक्षा यूज होगी, और होगा आपका जीवन स्तर, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 हैं, स्वास्थ्य में, शिक्षा में 2 हैं, इसके अंतर्गत 6 आएंगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसा वेटेज होगा इनका, अब देखिए स्वास्थ्य को समझ लेते हैं हम। स्वास्थ्य कैसे, कब इनसे वंचित मानोगे, यानी कि अगर पोषण स्तर और बाल मृत्यु दर इसके अंदर आती है, यानी कि पोषण इसमें आता है और बाल मृत्यु दर इसके अंतर्गत आती है, ये याद रखिएगा। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में भी दो हैं कि यानी कि वर्षों की स्कूल जाने की शिक्षा, यानी कि वयस्क जो है वो वयस्क अगर 6 साल तक स्कूल नहीं गया है तो एक तो इस आधार पर हम इसे मानेंगे। दूसरा है कि स्कूल में उपस्थिति, यानी कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे दो कंडीशन ये आती हैं। आप जीवन स्तर की बात करते हो, जीवन स्तर में आपको कुकिंग फ्यूल नहीं मिल रहा, मान लीजिए कैसे मापेंगे इसको, आप जीवाश्म ईंधन यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोयला यूज़ कर रहे हैं और वो गोबर से बने हुए उपले यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुकिंग फ्यूल आपके पास नहीं अवेलेबल है, यानी कि गैस नहीं है, तो इसलिए आप MPI में आएंगे। स्वच्छता, यानी कि स्वच्छ आपके पास में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से। सुरक्षित पेयजल, यानी कि पेयजल की व्यवस्था ये है। मैं आपके ये 6 इंडिकेटर बता रहा हूँ, इन्हें फिर रिपीट करूँगा। सुरक्षित पेयजल का मतलब है कि अगर आपको चल के 30 मिनट से अधिक की दूरी पर जाना पड़ रहा है तो आप मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आएंगे। बिजली की व्यवस्था नहीं है। आवास की बात करता है, यानी कि आपके पास आपके घर में कच्चा मकान है, कच्ची छत है, कच्चा फर्श है, तो वो भी आपके MPI में काउंट होंगे। संपत्ति, यानी कि आपके पास रेडियो नहीं है, साइकिल नहीं है, टीवी नहीं है, तो ये संपत्ति में आएंगे। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसमें 6 कौन कौन से होने वाले हैं? कुकिंग फ्यूल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति। ठीक है, तो ये तो होने वाले हैं टोटल 10। अब ये 6 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो जाते हैं, तो टोटल 10 हो गए। अब भारत में 2 न्यू कौन कौन से हैं? 2 न्यू भारत में अपने हिसाब से ऐड किए। नंबर 1 है मातृ स्वास्थ्य की बात करता है, दूसरा है बैंक खाता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत में 2 कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं? स्वास्थ्य और बैंक खाता यहाँ पे है। मात्र स्वास्थ्य की बात करता है, बैंक खाते की बात करता है। कौन निकालता है भाई? नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, केवल एक। देखिए, मेरा टेस्ट लगवाने का एक तरीका ये है कि मैं सिंपल है कि आप लोगों के बेसिक्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं तो आपको इसका आंसर बता के सीधा निकल जाऊँ, नहीं, थोड़ा सा बेसिक है वो समझ में भी आएगा। और आपको ना वीडियो को देखने का तरीका ये है, आप सामने बैठ के देख रहे हैं ठीक है, नहीं तो अगर काम कर रहे हैं तो सीधा कान में बड्स लगाइए और चला दीजिए। इसीलिए मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, ठीक है, बोल के बताता रहता हूँ, जिससे आपको ईजी से आपके बारे में रिकॉर्डिंग्स चलती रहेंगी तो इजी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 56 बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कुद्दावोलाई प्रणाली का, यानी कि देखिए पुरानी बात कर रहा है, भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी प्रणाली होगी, उसको कोई नाम दिया होगा कुद्दावोलाई प्रणाली, तो किससे संबंधित है? देखिए इसका है दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली एक सिंचाई की तकनीक है। नहीं, देखिए कुद्दावोलाई की बात कर रहा है, सिंचाई की तकनीक ये नहीं है। यह चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव की एक परंपरागत विधि है। ठीक है, अभी इसे हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह तमिलनाडु में फसल कटाई के मौसम का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब आपको सबको पता होगा वहाँ पे कौन सा मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, इसको तो एलिमिनेट कर दोगे अगर ये पता है कि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है फसल कटाई के लिए। कब मनाया जाता है? 14 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। सूर्य देवता को इसे समर्पित करते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य द्वारा लागू की गई भू राजस्व संग्रह की एक मध्ययुगीन प्रणाली है। देखिए, अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपने NCERT में पढ़ा हो, 12th क्लास के NCERT में दे रखा है, तो यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाता था। एक तो बांटते थे रैयत, मैं बोल के बता देता हूँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था जहाँ पे किसान मालिक होता था। दूसरा देवराय, यानी कि मंदिर को जो दान में दी गई भूमि होती थी। एक होती थी ब्रह्मदाय, यानी कि ब्राह्मणों को जो दान में दी गई होती थी। इस समय जो कर की प्रणाली होती थी 1/3 से लेकर 1/2 तक कर की प्रणाली यहाँ पर यूज की जाती थी। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब बात है कि सिंचाई की तकनीक की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई की दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली, अब भाई हमें नहीं पता कि ये तो है ही नहीं, इसका सिंचाई प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव में, हाँ बिल्कुल सही है। तो चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव में परंपरागत विधि है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो सबसे इनमें अलग आपको स्टेटमेंट लग रहा होगा। दूसरा समझेंगे, देखिए गांव होता था, किस तरह का अच्छा सिस्टम होता था मैं आपको बताता हूँ। एक गाँव होता था, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये कहाँ है? उत्तर मेरुरु अभिलेख है। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा, मैं लिखने के उत्तर मेरुरु शिलालेख जो है वहाँ पे ग्राम प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखेंगे, गांव होता है, इसमें कैसे शुरू करते? 30 वार्डों में इसे विभाजित किया जाता था, 30 वार्ड। अब इन वार्डों के लोगों को यहाँ पे चुना जाता था। जब ये 30 सदस्य होते थे, 12 सदस्य इसके वार्षिक समिति के सदस्य बनते थे, और 12 जो इसके सदस्य थे वो उद्यान समिति, और 6 जो होते थे तालाब समिति। आप समझिए, उद्यान समिति और वार्षिक समिति होती थी और तालाब की समिति थी। अब इसकी अर्हताएं क्या थी? आयु कितनी चाहिए थी? बहुत अच्छा सिस्टम बना था। 35 साल से लेकर के 70 साल तक के आदमी इसको इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। ठीक है, यानी कि और
इसके पास में कितनी भूमि होनी चाहिए, लगभग 1 वेली भूमि की आवश्यकता होती थी कम से कम। और कौन सी भूमि होनी चाहिए, कर योग्य भूमि पर इसका घर होना चाहिए, वेदों का मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए और अपराधी ना रहा हो। अब आज देख लीजिए आज के ज़माने में कितने एमएलए एमपी पे अपराध चल रहे हैं, अपराधी हैं, लेकिन उस ज़माने में अपराधी हुआ तो भैया वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ये ठीक है, इस तरह की प्रणाली थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ चर्चाएं की थी, विशेषताएं बताई थी, तो इसके लिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो 56 का देखेंगे, बी सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए मनहित ऐप के उद्देश्य में सही वर्णन करता है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप यूपीएससी के वहाँ पे करेंगे, यानी कि एग्जाम में मनहित की ऐप कर रहा है, मनहित। अब एप्लीकेशंस का आपने नाम देखा होगा, तो जैसे कि किसानों के लिए किसान ऐप रख दिया जाता है, किसान सुविधा रख दिया जाता है, तो उसी से संबंधित ऐप रखेंगे। अब देखेंगे मनहित, मन के बारे में कुछ बातें, यानी कि मन के संबंधित है। यह वास्तविक समय के आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले मैनुअल स्क्वेंजिंग्स की गतिविधियों का पता लगाने में सहायता करता है, गतिविधियों का पता लगाने में सहायता करेगा। मन हित का कोई यहाँ से सीधा संबंध नहीं लग रहा है। अब देखेंगे यह मानसिक स्वास्थ्य की जांच में सहायता करता है। तीसरा देखेंगे किसानों को वास्तविक समय पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। देखिए इसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे, किसान का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि किसान के लिए तो किसान सुविधा ऐप चल रही हैं। कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न के लिए मामलों में दर्ज करने की अनुमति देता है। अब दर्ज करने की अनुमति ये नहीं देता, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सी ऐप आई, सी बॉक्स है, एक सी बॉक्स लगाया जाता है, या निर्भया ऐप है, ठीक है, निर्भया एप्लीकेशन है, वो है इसके लिए, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग से मतलब यहाँ पे नहीं है। इनके लिए कौन सा है, नमस्ते, नमस्ते ऐप है इनके लिए। दूसरा है गर्व, ठीक है, तो नमस्ते और गर्व ऐप इनके लिए है। मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मनहित ऐप है, ठीक है। अब स्क्वेंजिंग के लिए आप देखेंगे उन्नति पोर्टल भी है, तो इसका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, कहाँ से इसे हटा सकते हैं। देखिए आर्टिकल 217 का क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, इनमें इनके बारे में, इन्हें हटाने की प्रोसेस के बारे में बात की गई है। अब इसमें किस तरह से है कि राष्ट्रपति के आदेश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति आदेश देगा तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव सदन के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 2/3 विशेष बहुमत से पारित करने की जरूरत होती है लोकसभा राज्यसभा में, ये भी सही होने वाला है। अब देखेंगे कि न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार क्या है, यानी कि कदाचार और अक्षमता, यही शब्द वहाँ पे संविधान में लिखे हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो तीनों इसका सही है। अब प्रोसेस कैसे शुरू की जाती है मैं ये बताता हूँ आपको, इसका आंसर होने वाला डी। प्रोसेस क्या है, पहले शिकायत दर्ज की जाती है, पहले शिकायत दर्ज होगी, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे उसमें संसद में प्रस्ताव आएगा, नंबर 3 पे लोकसभा या राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति इसको जांच करेगी, फिर 4 पे समिति की जो रिपोर्ट बनाएगी वो संसद के समक्ष रखी जाएगी। संसद के समक्ष आने का जज को अगर दोषी पाया जाता है तो लोकसभा में वोटिंग होगी पहले, फिर उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगी, फिर राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इसे हटा देगा। तो ये इसकी एक पूरी लंबी एक प्रोसेस होती है। तो 58 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में मुख्य रूप से कृषि और भूमि सुधार संबंधित कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। देखिए क्या था कि जमींदारों पे बहुत सारी ज़मीन थी, जिस समय आज़ाद हुआ उसके देश हमारा, उसके बाद में बहुत ज़मीन वो इकट्ठा करे हुए थे, तो क्या करना था कि संसाधनों का समान वितरण भी करना था और एग्रीकल्चर लैंड सभी को देनी थी। तो इसलिए क्या चल रहा था कि जो सरकार किसी की ज़मीन को दे देती थी किसी गरीब को, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी, भूमिहीनों को ज़मीन दे दी जाती थी, तो क्या करते थे ये लोग संपत्ति के अधिकार को लेकर पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन हो रहा है। अब ये वायलेशन हो रहा है, इस वजह से फिर वो ज़मीन वापस करनी पड़ती थी। तो सरकार ये चाह रही थी कि भाई जो जिनके पास अधिकांश भूमि है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए, यानी कि वो कोर्ट ना जा पाए, तो इसके लिए उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया था, ठीक है, जिसके ऊपर 9th शेड्यूल भी जोड़ा था, 9th शेड्यूल 1950 जोड़ा था कि भाई इसके अंदर हमने कोई भी विषय ऐड कर दिया तो उसकी न्यायिक समीक्षा, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेकर, तो ये ऐड किया था, ठीक है। 9th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या 31B एक आर्टिकल जोड़ दिया। इसमें क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो आपको पता होगा पहला संविधान संशोधन होता है, तो आंसर होने वाला है न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए किया था। और अब हम बात करेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको पता होगा 1976 का है, ठीक है। तो इसी बारे में तो सबने आपने विशेषता पढ़ी रखी होगी, बहुत 42 और 44 तो इम्पोर्टेंट है। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब 9वां क्या है
कि बेरूवाड़ी जो संघ का मामला था ये हुआ था 1960 में। तो बेरूवाड़ी का जो एरिया था वो पश्चिम बंगाल, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित एक एरिया था, वो जो पूर्वी पाकिस्तान का वहाँ हिस्सा था, तो उसको ये दिया गया था 9वें संविधान संशोधन करके। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन क्या है, देखिए 26वां इसमें क्या हुआ था, सॉरी, आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 इन दोनों को यहाँ पे समाप्त किया था। आर्टिकल 363A को यहाँ पे ऐड किया था। इसमें कहा था भैया अब कोई भी राजा नहीं रहने वाला है। 291 में क्या है कि जो इसके तहत में जो राजाओं के पास विशेषाधिकार थे, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ख़त्म किया था, तो जो ये अधिकार इनके राजाओं के पास प्रिवी पर्स जो था उसको समाप्त किया था 291 से, और 362 में किया था कि जो इनके पास विशेषाधिकार है वो भी हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में ज्ञान ज्योति पर्व समारोह में निम्नलिखित में से किस अवसर पर मनाया गया। देखिए अभी क्या है कि ज्ञान ज्योति की बात करते हैं, तो ज्ञान ज्योति के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई, तो इसके आधार पर ये मनाया गया था, तो आंसर होने वाला है इसका सी। देखिए इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में इन्होंने एक बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। ये ईश्वरवाद विरोधी थे, वे वैदिक विचारधारा की वे बातें करते थे। ठीक है, इन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, पहला आह्वान इन्होंने किया था भारत भारतीयों के लिए, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। असम्मित संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता असम्मित संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है। देखिए एक होता है समान संघवाद यानी कि समान अधिकार देना, एक होता है असम्मित यानी कि असमान अधिकार देना। ठीक है, अब कैसे होता है कि देखिए यहाँ पे समझेंगे हम, ये कहाँ पे है, ये आपके देखेंगे आर्टिकल 371 में है। ठीक है, वहाँ से ही समझ सकते हैं सम्मित संघवाद क्या है, कि स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन कोई संबंध नहीं है, केंद्र में द्विसदनीयता ये नहीं है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथककरण ये नहीं है, संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करना, जैसे कि आप शेड्यूल 5 और 6 आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 5, 6 में अलग अलग से आपको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सम्मित संघवाद की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी को भारत सरकार अधिनियम में शामिल अनुदेशों से अभिप्रेरित हैं। बिल्कुल सही बात है, वहाँ से शामिल अनुदेशों से अभिप्रेरित हैं, सही है। डीपीएसपी का काम क्या है, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की स्थापना की बात करते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है भाग 4 में। दूसरा देखेंगे, डीपीएसपी में संदर्भ में राज्य का अर्थ, मूल अर्थ अधिकारों के अंतर्गत इस अर्थ की तुलना में संकीर्ण होगा। ये कह रहा है कि यार जो फंडामेंटल राइट में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि आर्टिकल 12 में जो परिभाषा दी है वही परिभाषा है, उससे कम मतलब जो मूल अर्थ है उसके अंतर्गत तुलना में थोड़ा सा संकीर्ण अर्थ है, क्योंकि डीपीएसपी के मामले में जो राज्य होगा भाई आर्टिकल 36 में दिया हुआ है कि ऐसा गलत है, बिल्कुल दोनों में बराबर ये माना गया है। डीपीएसपी में उल्लिखित प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते, ये बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है, आंसर होगा 2, तो ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। देखिए कानून के द्वारा इन्हें, ये नहीं है कि आप इनके खिलाफ जाके डिमांड कर सकते हो, न्याय संगत नहीं होते हैं। 62 का बी हो गया। देखो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना उनको इजी से समझ में आ रहा होगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है, इसे फ्यूचर अर्थ के द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है, फ्यूचर अर्थ के द्वारा निकाला जाता है। वैसे उस स्तर पर सभी ग्रीन हाउस गैसों को निगरानी करता है, सॉरी। देखिए अब सभी ग्रीन हाउस गैसों की बात करेंगे तो सभी में अब बहुत सारी गैसेज आ जाती है, तो ये यहाँ पे वैसे कॉमन सेंस से आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 2 तो इसका गलत है, आंसर आ गया है। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बात करता है, तो 3 गैसेज हैं, कौन सी, CO2 है आपकी, और CH4 यानी कि मीथेन होने वाली है, और नाइट्रोजन N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये अभी इसने एक चीज़ कही है कि भाई अब तक का 2023 में सबसे ज़्यादा कार्बन स्तर है, सबसे उच्चतम स्तर पर ये पहुँच गया है। ठीक है, और ये क्या करता है, GCP वैश्विक कार्बन चक्र जो है उसको ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। अब आपको पता होगा पक्के पागा, देखिए पक्के पागा अगर आप बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, तो कॉमन सेंस से लगा दीजिए, आंसर ए होने वाला है। पक्के पागा की बात करते हैं, देखिए पहले वहाँ पे नेईसी जो लोग रहते थे वो इनका शिकार करते थे, और आपने देखा होगा कुछ इमेजेस में वो अपने सर पर जो ये हॉर्नबिल होता है उसकी एक चोंच जो होती है उसका एक हेडगियर बना लेते थे। लेकिन बाद में इसको समझ में आया कि यार ऐसे तो हम गलत कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या नई सी भाषा में पक्के पागा का क्या मतलब निकाला कि हमारे जो हॉर्नबिल हैं उन्हें बने रहने दो, यानी कि फिर ये इनके संरक्षक बन गए। पहले खुद ही शिकारी थे, ये संरक्षक बन गए। 4 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं,
ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहने वाला है और पहली बार कब मनाना शुरू हुआ था? 2015 में ये मनाना पहली बार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? देखिए अब कैसे समझेंगे। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो जो 1813 का ये चार्टर एक्ट आया था, इसके अंदर मैं क्या कहा था कि कंपनी चीन के साथ में और चाय का व्यापार कर सकती है, ये बाकी अधिकारियों के लिए नहीं, यानी कि इनके जो एकाधिकार था उसको बना रहने दिया चीन और चाय पर। ठीक है, तो चाय और चीन पर बना रहने दिया, लेकिन इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या करा, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए इसे खोल दिया गया। तो ये यहाँ पे गलत होगा, आंसर आपका निकल के आ गया ए, इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। शिक्षित करने के लिए उद्देश्य ईसाई मिशनरी भारत आने के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी थी। भारत ने स्थानीय सरकारों में व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया था। ठीक है, इसने भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया था। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर होने वाला है ए। तो ये बाकी सब तो इस एक्ट में थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्राय सुर्खियों में रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किन राज्यों में वर्तमान लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया? देखिए अभी क्या है कि इन चारों राज्यों में, फैक्चुअल क्वेश्चन है, चारों राज्यों में एक साथ इलेक्शन करवाया गया, आंसर होगा डी। लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे 1951 और 52 में लोकसभा और राज्य जो विधानसभा थी वहाँ पर एक साथ में इलेक्शन यहाँ से शुरू होते हैं। अभी क्या हुआ, 1967 तक 3 इलेक्शन हो गए थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले। इसमें कौन से 3 किसके हुए थे? लोकसभा के हुए थे। अभी क्या हुआ, 1960s में आर्टिकल 356 के तहत केरला के अंतर्गत लग जाता है आपका आपातकाल। जब वहाँ पे आपातकाल ये लगता है तो इस आपातकाल की वजह से अब ये जो चुनाव है, ये इनका जो क्रम चल रहा था वो यहाँ पे बिगड़ जाता है। और कुछ राज्यों में दल बदल का भी प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो दल बदल की भी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से ये थोड़ा सा जो चक्र था ये बदल जाता है। ठीक है, बाधित हो गया, इस वजह से दिक्कत होनी शुरू हुई। अब आप याद रखिएगा 1952 से लेकर 1967 तक 3 बार इलेक्शन हुए हैं, जिसमें लोकसभा 1 नेशन 1 इलेक्शन के 1960 में केरल में हुआ 356 आपातकाल के तहत में ये चक्र बाधित हो जाता है। ध्यान अभी क्या है, अभी इन चारों राज्यों में एक साथ में ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 67 समझेंगे कि विवाह पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी क्या है, ये ऐसे अवैध माना गया। ठीक है, अवैध माना गया है। और एक जो स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ है उस पर भी अभी कुछ निष्कर्ष, मतलब कुछ कंप्लीट निष्कर्ष निकल के नहीं आया है कि भाई ये वैध है अवैध है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि केवल संसद ही समझेंगे कि विवाह को मान्यता देने के लिए विनियमित करने के कानून बना सकती है। देखिए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय कानून, अभी इस पर कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अभी देखिए जब तक इस पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है तब तक कोई राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, उस समय न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक असीमित अधिकार है। देखिए असीमित अधिकार ये नहीं है। अब आर्टिकल 2 यहाँ पे ये भी इसका गलत होगा, तो आंसर होगा इसका डी। अब आर्टिकल 245 और 246 क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपके संसद और राज्य दोनों विवाह पर कानून बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 245 और 46 क्या कहते हैं, संसद और राज्य दोनों विवाह पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन की कहाँ बात करता है? आर्टिकल 137 के अंतर्गत बात करता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा की बात कब करता है? आर्टिकल 145 में न्यायिक समीक्षा की, निर्णय की समीक्षा की बात ये करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज करने के लिए होने के बाद दायर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों दायर किया जा सकता है? इसका उपचारात्मक याचिका लाने का मतलब ये है कि भाई कोई भी न्याय से वंचित ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कहीं से भी कोई चूक हो और किसी गलत व्यक्ति को सजा मिल जाए। तो इसलिए इस उपचारात्मक याचिका को लाया गया। अंतिम दोष सिद्धि के बाद भी विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के दायर की जा सकती है। बिल्कुल सही है। उपचारात्मक याचिका की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है, जिनमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने का निर्णय दिया था। तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि एक पीठ होती है, ये 3 जजों की पीठ होती है, इसके अंतर्गत इसे लाया जाता है। हो सकता है अब मान लीजिए वो जज उपलब्ध नहीं हो तो अलग पीठ को दिया जा सकता है, अगर आप उपलब्ध हैं तो उनको भी दिया जा सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अब इसका निर्णय का आधार कहाँ से आता है उपचारात्मक याचिका का? ये आता है आपका जो 2002 में रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का एक वाद होता है, प्लस अन्य थे उसमें, तो उसके हिसाब से उपचारात्मक याचिका का निर्णय का आधार शुरू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई इंक डिस्प्ले। अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से एक टैब होते हैं, उन टैब में एक बिल्कुल पेपर जैसी डिस्प्ले आ रही है जिसमें सिर्फ ग्रे कलर से कुछ लिखा जाता है, पेपर डिस्प्ले टाइप बोला जाता है उनको। ठीक है, उसमें कलर्स नहीं होते।
उसको कहते हैं ई इंक डिस्प्ले। देखिए अभी ई इंक डिस्प्ले क्या है, ई इंक डिस्प्ले तो पर्यावरण के अनुकूल होती है, लंबी बैटरी लाइफ होती है, स्थायी होती है, खरोंच वगैरह इस पर नहीं आती हैं, लेकिन रंग इसके अंतर्गत सीमित है, लिमिटेड कलर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ग्रे कलर ही होता है। अब देखेंगे कम विद्युत का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है, जब कलर ज़्यादा नहीं है तो कम विद्युत ही होगी। नीली रोशनी उत्सर्जित नहीं करता है जो उपयोगकर्ता की आंखों पर दबाव डालती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ब्लू जो लाइट है वो यहाँ से नहीं आती है, मैंने बताया आपको ग्रे कलर का होता है। इसकी रिफ्रेश रेट अधिक है, एलसीडी डिस्प्लेस की तुलना की बात करते हैं कि रिफ्रेश रेट इसकी अधिक नहीं है। इसकी जो रिफ्रेश रेट है ई इंक डिस्प्ले की 1 हर्ट्ज़ है, जबकि एलसीडी की जो है 60 हर्ट्ज़ तक इसकी रिफ्रेश रेट होती है, तो इसलिए ये वाला गलत है, तो आंसर आएगा बी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैडो कैबिनेट की बात करता है? तो शैडो कैबिनेट होती है लीडर ऑफ अपोजिशन का एक समूह होता है, उसमें फ्यूचर के लिए कुछ सदस्य नेता के रूप में बनाने के लिए होता है, वो होता है शैडो कैबिनेट, ठीक है। एक तो आपकी कैबिनेट मेन कैबिनेट होगी, उसकी शैडो कैबिनेट मतलब आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करता है। अब आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और 2-4 विश्वास, देखिए 2 से 4 विश्वासपात्र कैबिनेट मंत्रियों को अनौपचारिक निकाय, भैया ये तो किचन कैबिनेट आप कह सकते हो, ठीक है, तो ये तो गलत होगा। इसका गठन ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल का प्रति संतुलित करने और अपने सदस्यों को भावी मंत्री पदों के लिए तैयार करने हेतु उद्देश्य से किया जाता है, तो ये इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 20 सही होगा। ये यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे, 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। नागरिक शब्द का तात्पर्य क्या, कौन नागरिक होगा? अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं, किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, ठीक है। किसी राजनीतिक समुदाय के ऐसे सदस्य जिन्हें मूल अधिकार प्राप्त हो। अब ये कोई कंडीशन थोड़ी होगी कि यार फंडामेंटल राइट प्राप्त है, नागरिक मान लेंगे हम उसको। अब फंडामेंटल राइट में जो 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं आपके सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब तो मूल अधिकार प्राप्त हो, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्रों में जन्मे हों। अब भाई भारतीय क्षेत्र में जन्मे से क्या मतलब होगा, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि भारतीय क्षेत्र में, तो हो सकता है कोई विदेशी टूर पे आया हो, उससे बच्चा जन्मा तो उसे कह देंगे कि भारतीय क्षेत्र में जन्मा हुआ है, ये नागरिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त हो। स्थायी निवासी का दर्जा तो हम जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया OCI कार्ड धारक को भी दे देते हैं, तो वो नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। देखिए अब इसमें राजनीतिक यानी कि अब जैसे कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो भैया, राजनीतिक अधिकार है, सभी नागरिकों के भी अधिकार यहाँ पे इनको मिल जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश को केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। देखिए कह रहा केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है भैया, साथ में इसको अब जो इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट अलग कोर्ट होती हैं उनका अपील कहाँ होगी, अपीलीय भी तो है, अपीलीय अधिकार भी इसको है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो एक यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार। हाँ भाई मृत्युदंड दे सकता है, ठीक है, तो 20 का सही आंसर होने वाला। अब देखिए भारत में क्या होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है। अब देखिए ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट को अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, पर साथ में सेशन कोर्ट भी आएगा, इसके नीचे और आएगा मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, फिर होता है सिविल कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे सिविल कोर्ट। अब इनसे जो कुछ अपील की जाएगी, मान लीजिए इसमें डायरेक्ट अपील की जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। उपयुक्त में से कितने प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, देखिए 1857 में रिवोल्ट होता है, उसके बाद में कंपनी यहाँ के ऊपर, यहाँ पे जो ब्रिटिश जो क्वीन थी उसका कंट्रोल आता है भारत के ऊपर, कंपनी के ऊपर कंट्रोल को कम किया जाता है। तो नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल, अब ये जो नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल है इनका उन्मूलन किया जाता है, यानी कि सही है, यानी कि जो द्वैध शासन की प्रणाली चल रही थी उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय किया था, आपको पता होगा भाई वायसराय इसका पहला नाम किया गया था, सही है। भारत सचिव का पद जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था होता था, पद के सृजन, हाँ भारत सचिव के पद का सृजन क्या था, ठीक है। अब इसमें क्या था आप देखेंगे, ये इसके लिए एक 15 सदस्यीय वो की थी, ठीक है, तो 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई थी, इसका गठन किया गया था, जो क्या एक सलाहकार समिति के रूप में काम करती थी। भाई भारत सचिव बना दिया तो उसके हेल्प करने के लिए कितने लोग, 15 लोग चाहिए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका बी आंसर और सी आंसर, एक मिनट,
हाँ, सी आंसर सही होने वाला है। वो ऊपर वाला भी सही, उन्मूलन तो किया ही था, जो शासन समाप्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। अब यहाँ पे आप देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम पर विचार कीजिए। पहला संविधान संशोधन अधिनियम मैंने आपको बताया था। उपयुक्त में से कितने संविधान संशोधन के मध्य से भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? अब आपको पता होगा, देखिए जब आप उद्देशिका पढ़ते हो तो नीचे लिखा होता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा। तो आंसर होने वाला है सी, केवल एक बार अभी तक, और अमेंडमेंट भी एक ही बार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन करता है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत देखिए, एक तो आर्टिकल 50 में भी लिखा हुआ है, न्यायपालिका कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण 1935 के एक्ट में भी ये था। ठीक है, तो जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन कैसे करता है? तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना, तो विकास योजना का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था, उल्लंघन करता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ऐसे तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका में सदस्यों को गैर बहुमत क्षमता में शामिल करना। देखिए, अब न्यायिक नियुक्ति आयोग में कार्यपालिका के जो सदस्य, अगर उनको हम गैर बहुमत क्षमता में शामिल कर देंगे तो क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। तो 20 का सही है कि संसद को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेने और उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार। अब भाई न्यायालय क्या कार्य करेगा? तो ये भी यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उल्लंघित करता है, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 76। ठीक है, हाल ही में केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। इस संदर्भ में भारत में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आर्टिकल 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य का सीमा बदलनी हो, नाम बदलना हो, ये 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, किसी के क्षेत्र को कम ज़्यादा करना हो, ये सब कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 3 में कहता है साधारण बहुमत होगा। ठीक है, साधारण बहुमत। किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या फिर सर्जन करना, वो सब यहाँ से किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार को व्यक्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, देखिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा ही। ठीक है, किसी राज्य के नाम बदलने के लिए लाए गए विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होता है। आर्टिकल 3 में ये लिखा ही है। कोई राज्य अपना नाम तभी बदल सकता है जब वह गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी ले लेता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, प्रोसेस क्या होती है, पहले वो गृह मंत्रालय के पास भेजेगा, गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस विभाग वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग, वहाँ पे सबसे एनओसी लेगा। एनओसी लेने के बाद में ये परमिशन देता है, एनओसी लेने के बाद में सब परमिशन दी जाती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। आधारित भुगतान प्रणाली। तो आधार भुगतान प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के द्वारा विकसित है। अब आपको पता होगा एनपीसीआई हमारे यहाँ पे सारा डिजिटल काम कर रहा है। मनरेगा श्रमिकों के लिए आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। बिल्कुल सही, अनिवार्य कर दी गई है। एबीपीएस के माध्यम से लेन देन के लिए ग्राहकों के पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है। भैया, स्मार्टफोन होना आवश्यक इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 इसका सही होने वाला आंसर है। अब देखिए, एनपीसीआई ने क्या क्या किया है। एनपीसीआई ने आपका यूपीआई शुरू किया है 2016 में। बाकी जो मैं लिख रहा हूँ ना, सब आप पढ़ लीजिएगा अदर से। आईएमपीएस की सुविधा इसने 2010 में शुरू की गई थी। रुपए जो कार्ड था 2012 में इन्होंने शुरू किया। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इन्होंने शुरू किया है 2011 में। भारत बिल पेमेंट सिस्टम आप 2017 में इन्होंने शुरू किया है। एक है नाच, NACS, नाच इन्होंने शुरू किया था 2010 में। इकट्ठी पेमेंट भेजनी है मनरेगा मजदूरों को तो नाच का यूज़ करके भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। पहले हम मनरेगा की बात अब कर लेते हैं। मनरेगा की देखो शुरुआत होती है पहले आपका 2005 के अंतर्गत, और कैसे 200 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू होती है। फिर उसके बाद में 2006 में पहुंच जाती है, ये 2006 में शुरुआत होती है। और 2008 में क्या होता है, फिर इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 2012 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा किया। 2017 में डिजिटल भुगतान, 2017 में इसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ दिया, क्योंकि करप्शन ना हो सके। यानी कि जो काम कर रहा है श्रमिक, उसके लिए भाई अंगूठा लगा और पैसे ले लो भाई, उनका पता तो रहेगा कम से कम कि सरकार का पैसा सीधा भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसमें जा रहा हो। अब इसके लिए क्या है, कानूनी गारंटी देता है। कानूनी गारंटी क्या है, मनरेगा कैसे देता है, 15 दिन में अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता एक तरह से आपको दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होने वाला है केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। जिला न्यायाधीश की योग्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए दूसरा सही है। राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करेगा। कौन चेंज करेगा, राज्यपाल क्या करेगा भैया, इनका ट्रांसफ़र करना हो, प्रमोशन करना हो या फिर इन्हें नियुक्त करना हो, तो ये सब काम करेगा राज्यपाल, हाई कोर्ट के परामर्श से। तो दो तो इसका बिल्कुल सही है। दूसरा हम देखेंगे 10 वर्षों तक, 10 वर्ष नहीं है भाई, 7 साल का ऐसा अनुभव होना चाहिए, तो एक यहाँ पे गलत हो जाता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 के बारे में है। तो 16 क्या कहता है, ये पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक आधार देता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है भाई, जो आरक्षण है ना, ये आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो संवैधानिक आधार नहीं देता। ये तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही है। अब ये क्या होता है यहाँ पे, परिणामी वरिष्ठता पहले 16(4) के अंतर्गत अमेंडमेंट होता है, 16(4) हुआ। 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 में होता है। फिर उसके बाद में दोबारा इसमें अमेंडमेंट होता है, परिणामी वरिष्ठता जोड़ देते हैं। पहले तो ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे, अभी ये क्या गया एक्ट में, इसमें क्या जोड़ा, 16(4)A जोड़ा गया। 16(4)A इसमें क्या किया, पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी 16(4) ही था। और 16(4) में एक्चुअली क्या था, तो 16(4) में ये था कि जो राज्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति होगी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है, संवैधानिक आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 80। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीयों को संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। देखिए 19 में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं आपको। मौन रहने का अधिकार, बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति का, सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार, तो देखेंगे अभी शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का, प्रशासन करने का अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का, हड़ताल करने का अधिकार। अब आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन के, अब इसको हम एलिमिनेट टेक्निक से करेंगे। देखिए हड़ताल करने का अधिकार हमारे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 90 में, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, तो 5 जिसमें है वो एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार, तो सदस्य बनने का अधिकार यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 19 में दिया गया, तो ये यहाँ पे गलत होगा। शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार दिया हुआ है भाई, ठीक है, तो ये अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है। हड़ताल का अधिकार यहाँ पर नहीं, हमने एलिमिनेट कर ही दिया था। उसके बाद देखेंगे सहकारी समिति का अधिकार नहीं है, तो 2 जिसमें नहीं है वो सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर है। आर्टिकल 19 हमने पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर विचार कीजिए। तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए संविधान संशोधन कितने भारत के पड़ोसी देशों में, राज्यों में देने या स्थानांतरित करने के प्रावधान थे। देखिए आपने देखा होगा 100वां और 9वां में बेरूबाड़ी मामला, और 100वें में अभी हमने बांग्लादेश को जो कुछ हिस्से दिए थे, तो 100वां हिस्सा याद है, 2 और 3 सही है। 75वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ से इससे संबंधित नहीं है, जो अभी नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका कर वगैरह लगाने का अधिकार देता है, ये यहाँ पे है। तो आर्टिकल 368 के तहत इन्हें अमेंडमेंट माना जाता है, तो इसका बी सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वां मैंने पीछे आपको किया था प्रीव्यू काउंसिल वाला, प्रीव्यू पर्स वाला। कॉलेजियम प्रणाली की बात करते हैं, तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है। देखिए पहले तो कॉलेजियम प्रणाली जजों को नियुक्त करने की एक प्रोसेस है। उच्चतम न्यायालय ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली की नियुक्ति का सहायता करता है, ठीक है, 5 सदस्यीय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 हाई कोर्ट के जज होते हैं, प्लस में एक आपका CJI होता है। ये विस्तार यहाँ पे किया गया था, ठीक है। कौन सा हुआ था ये, थर्ड जजेस केस था 1998 का, यहाँ पे हुआ था, तो सही है। दूसरा, भारतीय संविधान में कॉलेजियम पद का उल्लेख नहीं है, तो ये भी यहाँ पे सही, कॉलेजियम पद का कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए विधेयक की संस्तुति पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए इसे संदर्भित करना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल की मत को मानने के लिए बात, अब ये लग रहा है कि भाई राष्ट्रपति बात मानेगा, राज्य विधानमंडल की नहीं मानेगा, तो ये तो यहाँ पे गलत ही हो गया। आप देखेंगे तो अब इसमें गलत कौन सा है भाई, 2 सही नहीं है, तो आंसर होगा सी, पढ़ना ही नहीं है फालतू की स्टेटमेंट। अब देखिए आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति ने 2 शर्तें बता रखी हैं, 2 शर्तें हैं राष्ट्रपति की। पहली बात तो मंजूरी के लिए, पूर्व मंजूरी पर ऐसा विधेयक ला सकते हैं। दूसरी शर्त आपकी जो ये लिखी हुई है वही है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, पूर्व संस्तुति चाहिए, और राज्य विधानमंडल निश्चित समय सीमा के भीतर अपना संदर्भित करे, तो ये दूसरी शर्त यहाँ पे लिखी हुई है। तो आर्टिकल 3 आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84।
उपयुक्त में से कितने देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से तत्काल बाहर होने की घोषणा की? देखिए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय क्या है, ये क्या था, पूर्ववर्ती जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे उन उपनिवेश थे, उनके ये उपनिवेश रहे हैं। तो उन उपनिवेशों का एक समूह है। इसे कब 1975 में लागोस की संधि के तहत में बनाया गया था, जैसे इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबूजा में है। अबूजा कहाँ है? नाइजीरिया में। ये याद रखिएगा, अबूजा नाइजीरिया में। अभी इन तीनों देशों ने कह दिया भाई हम इससे बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर सैन्य शासन है, इन सैन्य शासन के ने कहा कि हम अलग बाहर निकलेंगे। तो ये सभी तीन इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। कुछ केस पूछे हुए हैं, साथ में डीपीएसपी पूछे हुए हैं। रणधीर बनाम भारत संघ की बात कर रहा है। देखिए अब थोड़ा सा समझेंगे। एसआर बोमई बनाम भारत संघ। अब एसआर बोमई आपने सब लोगों ने पढ़ा ही होगा केस, क्योंकि बाकी अगर नहीं भी पढ़े। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो देखिए बंधुआ मजदूरी की बात करता है। अब बंधुआ की बात कर रहे तो मजदूरी की बात कर रहा होगा कहीं। अब इसमें देखिए सभी कर्मियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए ताकि उनके जीवन शिष्ट जीवन स्तर हो, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है तो ये इसका तो नहीं होने वाला। पुरुष स्त्री के समान कार्य समान वेतन की बात कर रहा है तो देखिए इसका ये तो होने वाला नहीं है। बंधुआ मजदूरी की बात कर रहा है, बंधुआ वर्ड है तो यहाँ पे मजदूरी दी जाए निर्वाह के लिए, तो ये यहाँ पे सही होगा। तो इसका आंसर मतलब ये होगा। तो अब देखेंगे कि ये तो इसका नहीं है, यानी कि आंसर में ना तो ये मैच हो रहा ना ये मैच हो रहा था, यानी कि दो केवल तीन और केवल दो तो आंसर होगा नहीं। अब राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सरकारों की मनमानी की बर्खास्ती पर रोक लगाई गई थी एसआर बोमई केस में। ये यहाँ पे बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा इसका केवल एक युग्म इसका, ठीक है। बाकी ये जो है रणधीर बनाम है, इसमें आर्टिकल 39D की बात की गई थी और यह संवैधानिक लक्ष्य भी है कि भाई स्त्री और पुरुषों के समान कार्य में समान वेतन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। डीपीएसपी में से निम्नलिखित में भारतीय संविधान में शामिल किए जाने वाले के कालानुक्रम की बात करिए। देखिए उद्योगों के लिए उपक्रमों में प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो भागीदारी सुनिश्चित करना 43A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42CA 1976 में ये हुआ था। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल व्यवस्था की देखरेख शिक्षा से उपबंध में है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 का, ये हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 45। सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विचरना और संवर्धन करना, ये कब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था सहकारी सोसाइटी से 2011। इसमें 43B ऐड किया गया था। आय में असमानताओं को कम करने के लिए प्रतिष्ठाओं में असमानताओं को समाप्त करना, ये कब हुआ? ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था और 38 क्लॉज भी जोड़ा गया था। अब देखिए 1978 में ये हुआ है, 2011 में ये हुआ। तो सबसे पीछे कौन होगा? 3, तो हम इनको एलिमिनेट करते हैं। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि 1976 में ये हुआ है और 1978, यानी कि पहले पे एक आ रहा होगा, तो आंसर होगा आपका इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 87। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछ रहा है। इस समय कौन थे? वारन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पूछा हुआ है। तो इसके तहत बंगाल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। तो देखिए स्वतंत्र नहीं किया गया था। बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था और बॉम्बे और मद्रास को इसके अधीन किया गया था। ये गलत हो जाता है। इसके तहत कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, बिल्कुल सही है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये भी बिल्कुल सही। तो आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, 1946 में एक वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली सर्वोच्च न्याय के निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, 24 सदस्यीय देश शामिल है जिन्हें UNGA द्वारा चुना गया। नहीं भाई UNGA द्वारा नहीं, ये है यहाँ पर इकोनॉमिकल एंड आर्थिक और सामाजिक कमीशन जो है इसके तहत है ये। तो ये यहाँ पे गलत होता है। 2024 में भारत इसका पहली बार सदस्य बना। नहीं भाई, भारत लगभग 20 वर्षों के बाद का इसका सदस्य बना है। तो इसका एक सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। संविधानवाद की मूल विशेषताएं हैं। संविधानवाद की मूल विशेषताएं क्या होती है? देखिए संविधानवाद की मूल विशेषताएं होती है, पहले तो 3 घटक बताते हैं संविधानवाद के। विधि का शासन हो, विधि की सर्वोच्चता हो और विधि के समक्ष सब समान हो। ये होता है संविधानवाद के 3 घटक, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो इसकी विशेषताओं की बात करें। संविधानवाद यानी कि विचारों का एक जटिल समूह है जहाँ सरकार की शक्तियाँ निरपेक्ष नहीं होती हैं। ध्यान रखिए, संविधानवाद का विचारों का एक जटिल समूह होता है, ठीक है। तो और ये भी जो इसकी सरकार की शक्तियाँ वो ये नहीं है कि भाई निरपेक्ष हैं, यहाँ पर संविधान उन्हें सीमित करता है। तो देखिए विधि का शासन हो, शक्ति का पृथक्करण, लोगों के पास अधिकार हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, लोकतंत्र हो, स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, स्वतंत्र मीडिया हो, ये सब यहाँ इसके विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर होने वाला है D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 90।
नालसा की बात कर रहा है यार कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से संरक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है। यह देश के किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण के दीवानी और फौजदारी मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, सही बात है। यह विधिक सहायता योजना और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर सरकारी संगठनों के धन और अनुदान को वितरित करता है। तो इसका आंसर होने वाला है डी। इसका एक्ट कौन सा था? एक्ट याद रखिएगा 1987 में एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 परिवार न्यायालय के बारे में। परिवार न्यायालय एक्ट कब आता है? 1984 का है शायद, हाँ 1984 है। तो पक्षकारों को विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधि किए जाने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि विधिक व्यवसायी क्या है? यानी कि आप जो पैसे दे के वकील कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप किसी विधि विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट की कौन सी कहता है? धारा 13 कहती है भाई अभी कि आप विधिक व्यवसायी नहीं ले सकते इसमें। तो ये यहाँ पे अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यायालय के आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसके आदेश के खिलाफ केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, सी सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 न्यायालय के अवमान से संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय के पास अपने अवमान के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों के और अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बात करता है, वहाँ पे कह रहा है भाई ये दंड देने की शक्ति है। तो ये सही होगा। भारत के संविधान के तहत न्यायालय के अवमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। भैया ये कहीं नहीं है, भारत के इसमें नहीं किया गया है। ये कहाँ किया गया है? न्यायालय अवमान अधिनियम 1971। तो कौन सा एक्ट है? अवमान अधिनियम 1971 का उसमें परिभाषित किया गया है। न्यायालय के अवमान को केवल दांडिक मामलों के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। अब समझिए सिविल दांडिक मामलों में थोड़ी भाई सिविल मामले होंगे उसमें भी तो किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे गलत होगा, आंसर होगा केवल एक। आर्टिकल 142 का क्लॉज 2 पढ़ लेना, इसमें जांच और दंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 हाल ही में सुर्खियों में रहे हेग अपोस्टल कन्वेंशन क्या है? अपोस्टल कन्वेंशन की बात करता हूँ, ये कब होता है? देखिए 1961 में होता है। भारत इसका 2005 से इसका सदस्य बनता है। पहले हम अपोस्टल कन्वेंशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपको यहाँ से, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपके आसपास के बहुत सारे डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए रूस चले जाते हैं। तो रसिया में अगर वो जाएंगे तो भारत की कैसे डिग्री वहाँ पे मान्य होगी? तो रूस जाने के लिए क्या करेंगे? तो हम जाएंगे पहले अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दूतावास वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे अपनी मार्कशीट दिखाएंगे, वो यहाँ पे एक्सपोर्टल कन्वेंशन की स्टैंप लगा देंगे। और स्टैंप लगाने के बाद हम गए रूस, और रूस में हम जाके दिखाएंगे तो ये यहाँ पे वैलिड हुई। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे वैलिड हो जाती है। अब मान लीजिए कोई वहाँ के लोग शादी कर लेते हैं और वो फिर जाते हैं, तो उनके पे कैसे विधि के प्रमाणन की, यानी कि जो दस्तावेज हैं उनके प्रमाणन की बात करता है। तो शादी का प्रमाण पत्र कैसे वैलिड होगा? भाई वहाँ के उस पर स्टैंप लगेगी तभी होगा। तो एक्सपोर्टेशन यही है, ठीक है। तो सशस्त्र बलों का कोई मतलब ही नहीं है। देशों के बीच न्यायिक सूचनाओं का आदान प्रदान का मतलब नहीं। शैक्षणिक योग्यता को मानकीकृत अंतर्राष्ट्रीय समझ, ये विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के उपयोग के लिए दस्तावेजों के वैधीकरण को सरल बनाने की एक विधि है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधि निर्माण कैसे होता है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोग अपने द्वारा ही विधि बना सकते हैं। तो नागरिकों का यहाँ पर प्रत्यक्ष मत के द्वारा बनाया जाता है। तो 20 का सही आंसर होगा। यहाँ पर सार्वजनिक परामर्श की बात ही नहीं करता, लेकिन न्यायिक डिग्री ये सब कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट है, सीधा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों का प्रत्यक्ष मत के द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, न कि देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने व्यक्ति। तो ये गलत होता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करके कौन सा जो जन्म से नागरिक होता है, एक देशीयकरण के द्वारा नागरिक है कि लास्ट में कम से कम 12 साल वो भारत में रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ सकता है, राष्ट्रपति बनने के लिए है, ठीक है, बन सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा केवल जन्म से आधार पर ही नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में जन्म से और देशीकृत रूप से नागरिकता व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत होगा, वहाँ पे केवल जन्म से है। तो डी इसका सही आंसर होगा। भारत में दोनों है। 96 देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या का रजिस्टर क्या है? इस रजिस्टर में केवल भारतीयों के नाम को शामिल किया जाता है। तो केवल भारतीय नागरिकों के नाम शामिल नहीं, भाई सामान्य जो निवासी हैं उनका नाम भी यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हुआ, सामान्य निवासी भी इसमें आएंगे। NPR डेटाबेस में जनसंख्या के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होता है। तो सही है, इसमें बायोमेट्रिक विवरण भी यहाँ पे शामिल होता है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसकी नियमावली बनाई थी 2003 के तहत ये जारी किया जाता था। ये स्थानीय, उपजिला, जिला, ठीक है, राज्य स्तर पर ये बनाया जाता है। तो इसका बी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 97 पिछड़े वर्ग के शैक्षिक स्तर और
पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में की थी। अब आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, मंडल आयोग कब बना था? 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। अब ये नरसिम्हा राव जी 1991 में थे। तो नियुक्ति कौन ने करी थी? पूछ रहे नियुक्ति करी थी, भाई नियुक्ति तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आप गलत हो गया। 93rd संविधान संशोधन अधिनियम में OBC के लिए 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, तो बिल्कुल सही है, बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। अब एकात्मक विशेषता क्या होती है? देखिए, संविधान की कठोरता संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है भैया, ये संघीय विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकात्मक विशेषता ये नहीं है, तो आप देखेंगे एक एलिमिनेट कर दीजिए, इतना सही है, आंसर आपका आ गया, ठीक है। एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होती है? देखिए, सशक्त केंद्र हुआ, एकल संविधान, लचीलापन संविधान का, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत लोक लेखा लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, ये सब एकात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है। और इन्हें गैर संघीय भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, संविधान सभा के बारे में है। तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 1947 में होती है, ठीक है। पहली बैठक कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कब होगी ये? तो पहली जो बैठक है संविधान सभा की, अब सबको पता होगा भाई, 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसका देखिए, मैं ध्यान रखिए, शॉर्ट में लिखूंगा। पहले जो अध्यक्ष थे, कौन से अस्थायी अध्यक्ष थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी यहाँ पे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसकी मुस्लिम लीग ने विरोध किया था यहाँ पर पहली बैठक में, ठीक है। उन्होंने अलग से संविधान, वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। तो पहले हम देखेंगे, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, ये भी आप देखेंगे, सॉरी, ठीक है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में, अब यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, लेकिन डोमिनियन विधानमंडल की बात करता है, कौन सी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1947, डोमिनियन के रूप में पहली होती है 47 में। और कब होती है? इसकी डेट थी 17 नवंबर को बैठक होती है। अभी आप पता होगा राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष से। अब अध्यक्ष की भी बात करते हैं। देखिए, उस समय क्या हुआ, जो हमारी ये संविधान सभा थी, इसको दो रूप में काम करना था। एक तो इसे विधायी कार्य करने थे, यानी कि विधायी कार्य करने थे, दूसरा इसे संविधान सभा के रूप में कार्य करना था। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करना था तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे, लेकिन जब विधि बन रही थी, यानी कानून प्रक्रिया जो बन रही थी, उनको लागू करना था, तो कानून जब बन रहा था तो उस पर GV मावलंकर जी जो थे, ठीक है, तो GV मावलंकर इनके अध्यक्ष होते थे। तो ये यहाँ पे गलत होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान का सदस्य नहीं रहा, ये तो गलत हो जाएगा भाई। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, ये सब सदस्य थे। तो यहाँ पे देखिए, सही नहीं पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा B सही नहीं है, यानी कि पहला इसका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट का है। भारत और अन्य देशों में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। देखिए भैया, भाई भारतीय संविधान जो है कनाडा के संविधान को करता है, इसमें कनाडा, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास दी हुई हैं, USA में, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। शक्तियों के विभाजन की वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में केवल संघीय और प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान था। देखिए भाई, हमें पता है अवशिष्ट शक्तियाँ हमने वहाँ से ली थी, उस समय जो था वॉयसराय जो होता था उसके पास होता था, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। इसमें केवल संघीय और प्रांतीय नहीं थी भैया, अवशिष्ट शक्तियाँ भी थी, वो भी वॉयसराय के पास में होती थी। वो समय गवर्नर जनरल जो थे उनके पास होती थी, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है D, 1 और 2 दोनों कोई भी सही नहीं है। भारत और कनाडा में लगभग ये सेम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी लोग हैं, इसका PDF चाहिए तो आप जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @UPSC विद हरीश के नाम से, वो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी अन्य टेस्ट की PDF भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।